हेलो फ्रेंड्स, वेदिका एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 20 फरवरी 2026 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भव्य भारत भूषण पुरस्कार हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो दोस्तों, इसके चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है टाटा ग्रुप, दूसरा है रिलायंस इंडस्ट्री, तीसरा है ईसा फाउंडेशन, चौथा ऑप्शन है नीति आयोग। तो ये चार ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ये दे रखा है ईसा फाउंडेशन, ये इसका राइट आंसर है। और दोस्तों, इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। ईसा फाउंडेशन द्वारा भव्य भारत भूषण पुरस्कार को शुरू किया गया है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय सुरक्षा, विज्ञान, कला और खेल और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाएगा। और दोस्तों, इस वर्ष ये 3 श्रेणियों में यह पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। पहला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसमें मिला है एस किरण कुमार को, डॉक्टर नंबी नारायण को, इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं। और कला और संस्कृति के फील्ड में मिला है डॉक्टर एन राजम को, जो कि वायलिन वादक हैं। अल्लामेल वल्ली, जो कि नृत्यांगना है। विक्रम संपत, जो कि एक इतिहासकार है। और खेल के क्षेत्र में मिला है साइना नेहवाल को, जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। और दोस्तों, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि इसका जो उद्घाटन है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कोयम्बटूर में आयोजित समारोह के दौरान प्रथम संस्करण के पुरस्कारों का वितरण किया गया था। और ये ईसा फाउंडेशन है, इसकी स्थापना 7 जनवरी 1992 में की गई थी। और इसके संस्थापक हैं सदगुरु जग्गी वासुदेव। और इसका मुख्यालय है कोयम्बटूर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर ईसा फाउंडेशन भी हो सकता है, और ऑप्शन में दे रखा हूँ सदगुरु जग्गी वासुदेव, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दूसरा क्वेश्चन है, देश की पहली मधुमक्खी कॉरिडोर पहल हाल ही में किसके द्वारा शुरू की गई है। तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है नीति आयोग, दूसरा है नाबार्ड, तीसरा ऑप्शन है NHAI, चौथा ऑप्शन है ICAR। तो ये चार ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ये पहल शुरू की गई है NHAI द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके द्वारा ये मधुमक्खी कॉरिडोर पहल शुरू की गई है। तो दोस्तों, इसके बारे में बताना चाहूँगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा 17 फरवरी 2026 के दौरान भारत की पहली मधुमक्खी कॉरिडोर पहल का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे परागकणकारी जीवों का संरक्षण करना है। इसके तहत वर्ष 2026-27 के दौरान 40 लाख से ज़्यादा मधुमक्खी अनुकूल पेड़ लगाकर पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा दिया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के बारे में बताना चाहूँगा। इसका गठन हुआ था 1995 में, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष संतोष कुमार यादव। नेक्स्ट है, तीसरा क्वेश्चन है, G4 की बैठक का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है। वेयर वाज द G4 मीटिंग हेल्ड रिसेंटली। तो ये चार ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन ए है भारत, बी है जर्मनी, सी ऑप्शन है फ्रांस, डी है जापान। तो ये चार ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यह है जर्मनी। फरवरी 2026 के दौरान जर्मनी में आयोजित म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान G4 की बैठक का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार, स्थायी सीटों का विस्तार और विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब G4 के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। इसका स्थापना हुई थी 2005 में, और यह 4 देशों भारत, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील, ये इनका संगठन है। ये 4 देश है, भारत, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील। और दोस्तों, ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार, स्थायी सीटों का विस्तार और विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके बारे में बताना चाहूँगा। UNSC में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 सदस्य स्थायी होते हैं और 10 सदस्य अस्थायी सदस्य होते हैं। तो स्थायी सदस्य में अमेरिका है, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस।
और अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। और यूएनएससी अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में बताना चाहूँगा। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है और इसके वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुतरेस, तो जो कि पुर्तगाल से है। तो ये संयुक्त राष्ट्र के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनके महासचिव का नाम जरूर याद रखना, एंटोनियो गुतरेस। चौथा क्वेश्चन है, तीसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी 2026 का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ है? तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है दावोस, बी है दुबई, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दे रखा है ये दुबई। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि संयुक्त अरब अमीरात यूएई के दुबई में 15 से 17 फरवरी 2026 के दौरान तीसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी 2026 का आयोजन किया गया। ये कहाँ किया गया है? यूएई के दुबई में। और इसका विषय है मन शरीर स्वास्थ्य में साक्ष्य आधारित आयुष हस्तक्षेप। और दोस्तों इसका उद्देश्य है प्राचीन चिकित्सा परंपराओं और उनके आधुनिक अनुप्रयोगों को उजागर करना। और इस सम्मेलन का उद्घाटन भारतीय राज्य आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव द्वारा किया गया। तो ये भारतीय राज्य आयुष मंत्री है प्रताप जाधव। अगला है, और ये संयुक्त अरब अमीरात के बारे में बताना चाहूंगा। यूएई की राजधानी है आबू धाबी और यहाँ की जो करेंसी है वो है दिरहम। और राष्ट्रपति है मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। तो यहाँ की कैपिटल और करेंसी भी आपको पता होनी चाहिए यूएई के बारे में। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, ऑनलाइन मृत्यु दावा निपटान पोर्टल हाल ही में किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उस बैंक का आपको नाम बताना है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन है इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑप्शन बी है इंडियन बैंक, सी है कैनरा बैंक और डी है भारतीय स्टेट बैंक। तो ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो है आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक। इसके द्वारा ये मृत्यु दावा निपटान पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया गया है। इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा ऑनलाइन मृत्यु दावा निपटान पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसे ग्राहकों के परिवारों और कानूनी उत्तराधिकारियों को सरल, पारदर्शी, समयबद्ध सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है इसको। और इससे मृतक के परिवारजनों को बिना किसी जमानत के पात्र दावों का 15 दिन के भीतर निपटान कर दिया जाएगा। और इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। इसकी स्थापना 10 फरवरी 1937 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है, गुजरात सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए कितनी राशि का बजट पेश किया गया? व्हाट इज द बजट अमाउंट प्रेजेंटेड बाय द गुजरात गवर्नमेंट फॉर द ईयर 2026-7? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे आपको। 4,08,053 करोड़, 3,15,086 करोड़, 86 करोड़, 4,05,963 करोड़, 5,01,073 करोड़। इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जो दे रखा है 4,08,053 करोड़। ये गुजरात सरकार द्वारा बजट पेश किया गया है। इसके बारे में बताना चाहूंगा कि गुजरात के वित्त मंत्री कन्नू देसाई द्वारा 18 फरवरी 2026 को वर्ष 2026-27 के लिए 4,08,053 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है। बजट में वर्ष 2026 को गुजरात पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। इस बजट में एआई आधारित पुलिसिंग, ओलंपिक स्तर की खेल अवसंरचना, बस विस्तार, पुलिस आवास, हाईवे, स्वास्थ्य कवरेज पर विशेष बल दिया गया है। तो दोस्तों एक गुजरात के वित्त मंत्री का भी आपको पता होना चाहिए, कन्नू देसाई। और ये गुजरात के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ की राजधानी है कैपिटल गांधीनगर और यहाँ के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल और यहाँ के गवर्नर राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। ये इन्फॉर्मेशन भी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए कितनी राशि का
बजट पेश किया गया है? व्हाट इज द बजट अमाउंट प्रेजेंटेड बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट फॉर द ईयर 2026-7? तो ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये दे रखा है 4,38,317 करोड़। और ये मध्य प्रदेश के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा 18 फरवरी 2026 को वर्ष 2026-27 के लिए 4,38,317 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। इस बजट में महिलाओं के कल्याण, ग्रामीण विकास, युवा रोजगार और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित किया गया है। इस बजट में उज्जैन में वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ कुंभ के लिए 3600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो बजट को ज्ञानी मॉडल पर तैयार किया गया है। तो दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए, जो अगला जो कुंभ होगा वो उज्जैन में 2028 में होने वाला है, जिसके लिए 3600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और यहाँ के वित्त मंत्री हैं जगदीश देवड़ा। और मध्य प्रदेश के बारे में आपको बताना चाहूँगा, यहाँ की राजधानी है मध्य प्रदेश की भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव और राज्यपाल हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल। तो ये तीनों भी आपको पता जरूर से होना चाहिए। नेक्स्ट है शाही और बौद्ध एआई फ्रेमवर्क की घोषणा हाल ही में किसके द्वारा की गई है? तो ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ऑप्शन ए है गृह मंत्रालय, बी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है रक्षा मंत्रालय और डी है स्वास्थ्य मंत्रालय। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये दे रखा है स्वास्थ्य मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शाही और बौद्ध एआई फ्रेमवर्क की घोषणा हाल ही में की गई है। और इसके बारे में आपको अतिरिक्त जानकारी देना चाहूँगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा 17 फरवरी 2026 को इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान शाही और बौद्ध नामक एआई फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इसका शाही का फुल फॉर्म है स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। और बौद्ध का है बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई। तो ये पहले आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा किया गया है। ये लॉन्च किया गया है जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा, जेपी नड्डा, जो कि हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। और ये आपको दोनों का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, शाही का और बौद्ध का। शाही का है स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया और बौद्ध का है बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई। और शाही एक तरह की गाइडलाइन है जिसका उद्देश्य किसी एआई सिस्टम को सही तरीके से जांच करना है। अब हॉस्पिटल में किसी भी एआई सिस्टम को लागू करने से पहले उसे चेक किया जाएगा। और बोध के बारे में बताना चाहूँगा, इसका उद्देश्य एआई सिस्टम की सही तरह से जांच करना है और यह मरीज की हेल्थ डेटा की मदद से परखेगा ये चीज़। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? वेयर वाज द इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस 2026 हेल्ड रिसेंटली? तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है मुंबई, बी है चेन्नई, सी है बेंगलुरु, डी है इंदौर। ये चार ऑप्शन में से इसका राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु। और इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, कर्नाटक के बेंगलुरु में 13-14 फरवरी 2026 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया है। सम्मेलन का यह दूसरा संस्करण था। पहला वर्ष 2023 में जयपुर में आयोजित किया गया था। ये दूसरा संस्करण इस बार हुआ है। इसमें भारत में बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 तथा बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना DRIP के अंतर्गत विकास हो रहे बांध सुरक्षा ढांचे पर बल दिया गया है। सम्मेलन में गहन तकनीकी और औद्योगिक सत्रों की श्रृंखला आयोजित हुई। और ये कर्नाटक के बारे में भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स पता होना चाहिए। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। यहाँ के मुख्यमंत्री है के सिद्धारमैया और राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। तो ये भी आपको याद होना चाहिए।
10वां क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे सेलिब्रेटेड? तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 20 फरवरी, अगला है 21 फरवरी, सी ऑप्शन है 19 फरवरी, डी ऑप्शन है 18 फरवरी। तो ये चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस कौन सी तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह मनाया जाता है 20 फरवरी को। सामाजिक न्याय और समानता के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य बिना किसी भेदभाव व असमानता के समान अधिकार देना है और इसकी थीम है रीन्यूड कमिटमेंट टू सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। ये इसकी थीम है। पहली बार यह दिवस वर्ष 2007 में मनाया गया था। और दोस्तों मैं ये फरवरी महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में बताना चाहूँगा, ये भी आपको पक्का याद होना चाहिए। पहला है भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है, ये भी 10 फरवरी को। विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस ये मनाया जाता है 12 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। दोस्तों ये देखो ध्यान रखना, एक है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है, ये है राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है 13 फरवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है 15 फरवरी को। नेक्स्ट, ये कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं जो कि पिछली कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो दोस्तों इन क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से देखना। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये हर साल 22 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने रोलेक्ट सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर है 6 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये होता है भारत का उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ये भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसका सही जवाब है नॉर्मन ई बोरलॉग, ये हरित क्रांति के जनक हैं। और अगला है श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट है कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के त्योहार के रूप में मनाती है? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। उस जनजाति का नाम बताना है जो दीपावली को शोक के त्योहार के रूप में मनाती है। तो इसका सही जवाब होगा थारू जनजाति। नेक्स्ट है वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर शहनाई वादन किसने किया था? तो इसका जवाब है शहनाई मास्टर बिस्मिल्लाह खां। और ये क्या बजाते हैं, ये किससे संबंधित है? ये शहनाई से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का भाग 4(1) किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मौलिक कर्तव्य से। और ये 1976 में 42वें संशोधन में 10 कर्तव्य थे और 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं 86वां संविधान संशोधन के तहत। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग और यूट्यूब चैनल वेदिका एजुकेशन। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।